प्रकार के अनाचार के जो मामले देखे जाते हैं, यौन उत्पीड़न के जो मामले देखे जाते हैं, उसमें नगरों के मामले अधिक हैं। क्योंकि वहाँ पर उतना सब कुछ है, सुविधाएँ, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके पास सारी कुछ सुविधाएँ हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बताया उन्होंने घरेलू हिंसा का, घरेलू हिंसा के मामले में, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो रहने वाली महिला जब एकल परिवार और एकल से भी एकल में जब जा रही हैं, तो वहाँ उनको ज़्यादा इस प्रकार के उत्पीड़न के मामले देखे जा रहे हैं। जिसमें सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। हिंसा विरोधी कानून बनाया गया है, दहेज उन्मूलन कार्यक्रम का कानून बनाया गया है, लेकिन वो भी उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद, गणेश जी। धन्यवाद सर। सादर सादर धन्यवाद। सादर धन्यवाद हमारे सर। अगले प्रतिभागी हैं हमारे अजय ददीज जी। आपका विषय है वेदों में भारतीय ऋषिका के रूप में नारी। अजय ददीज जी। नमस्करोमि। अत्र साक्षात् विषयं अजय जी साक्षात् स्वविषयं पञ्चनिवेशाः सन्ति। दृश्यामि अत्र शोधार्थी अहमस्मि अजय दादीचः, वेद एवं पौरोहित्य विभाग, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार। विषय मेरा है भारतीय वेदों में भारतीय ऋषिका के रूप में नारी। भारतीय ऋषिका अथा ऋषि और ऋषिका इन दोनों में वो रहा है, तो उसको लेकर के मैंने ये बनाया है। इसमें मैंने प्रथम मंत्र दिया है, ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का 125वां मंत्र है, जिससे मैं आरंभ करूंगा कि अहम रुद्रे भृवस्वश्चरामि अहम आदित्ये ऋत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भा विभर्म्य अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो भाः। क्योंकि मंत्रों का शुद्धोच्चारण आवश्यक है, इसीलिए गुरु परंपरा का भी ध्यान जरूरी है। अभी कोई पढ़ रहे थे मंत्र, वो काफी उन्होंने अशुद्ध बोला, अशुद्धोच्चारण नहीं होना चाहिए। और इसी शुद्ध और अशुद्धोच्चारण की प्रक्रिया में ऋषियों का तो योगदान रहा है, परंतु इसमें ऋषिकाओं का कितना योगदान है, इसको लेकर के मेरा ये शोध पत्र है। और इसमें ऋग्वेद के परम पावन मंत्र में भारतीय नारी के रूप में ऋषिका के अप्रतिम शक्ति सौंदर्य का दर्शन यहाँ पर करवाया गया है। क्योंकि वाघ जो ऋषिका है, वाघम्भृणी जो ऋषिका है, उनको भगवती दुर्गा स्वयं अपने बारे में बता रही है, जो कि पराशक्ति के रूप में इस ब्रह्मांड में समुल्लसित होती है। क्योंकि जहाँ हम श्री ललिता सहस्त्रनाम में देखते हैं कि श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, तो इस ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी, तो उसका जो यथा कहा भी जाता है कि शिव को नियंत्रित, अगर शिव शब्द को भी अगर कोई नियंत्रित कर रही हैं, तो वो स्वयं भगवती पराई ही हैं। क्योंकि शिव में से अगर शक्ति का विलोप हो जाएगा तो वो शव रह जाएगा। उसी के संबंध में है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इत्यादि का देवता मनुस्मृति इत्यादि में कहा गया है। तो ये नारियों के सम्मान, जो वैदिक कालीन में समय में नारियों का जो सम्मान था, उस सम्मान को दर्शाया गया है। अब कहा गया है कि वेद अखिल ज्ञान के स्रोत है, वेदों में संपूर्ण मानवता का अस्तित्व समाया हुआ है। वेदों ने स्त्री तत्व की महिमा का उन्मुक्त कंठ से गायन किया है। कोई हम पे आक्षेप लगाता है कि वेदों में जो है स्त्री केवल पुरुष प्रधान समाज का निर्णय है, तो ये आक्षेप उनका गलत है। क्योंकि अथर्ववेद के वरुण सूक्त के संहिता भाग में मातृसत्तात्मक मतलब पक्ष का वर्णन किया गया वरुण सूक्त में, जहाँ पे ये अमुष्य पुत्र अमुष्यायण, मतलब ये मैं इनको जानता हूँ, मतलब एक ऋषि की पहचान की जा रही है कि ये इनके पुत्र हैं और इनकी मतलब ये इनकी माता का नाम ये है, ऐसे करके तो ये कहा गया है। जैसे कि भगवती आपने मतलब इसमें जो स्त्री तत्व है उस स्वरूप में मैंने यहाँ दिखाया है कि हम राष्ट्रीय संगमनी वसूनान चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानां ताम्मा देवा व्यधु पुत्रा भूरिस्थाताम भूरिया वेशयंतीम, अर्थात देवी कहती है कि मैं राष्ट्र की संरक्षिका हूँ, संपत्तियों को जोड़ने वाली, तथा यज्ञों में प्रमुख देवताओं ने मुझे अनेक स्थानों पर स्थापित किया है। इस सूक्त का जो प्रमुख योगदान है वो वाघम्भृणी ऋषिका के महीनी योगदान स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है, जो कि उनका अमूल्य योगदान है। और कहा गया कि भारतीय संस्कृति में नारी को केवल सहायक मात्र ना मानती हो, उन्हें ज्ञान की धरित्री तथा प्रचारिका के रूप में स्वीकार किया गया है। नारी शब्द की व्याख्या देखेंगे, नारी अस्यास्ति सा नारी, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है। क्योंकि अगर शत्रु होता तो गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम् मया त्वयि हतैत्रैव गर्जिष्यन्ति आसु देवताः। तो भगवती स्वयं मधुपान करके तब अपने पुत्र तब दुर्दांत राक्षस महिषासुर का अंत करती है। इसी संदर्भ में है ऋषयो मंत्र दृष्टारा न तो करतारा, माने कि ऋषि जो है उस दिव्य ज्ञान के दृष्टा है। और ऋषि शब्द पुल्लिंग है और ऋषि
कि मतलब ये कहा जाता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि यज्ञों में श्रौतादि यागों में क्या होता है कि पत्नी मतलब आपकी शादी होने के उपरांत ही आपको यज्ञाधिकार प्राप्त होते हैं। तो कोई कहता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है, ये उनकी मिथ्या धारणा है। क्योंकि स्त्री तो वह है जो अधिकार को मतलब अधिकारिणी है। अधिकार को अधिकार प्रदान करने वाली स्त्री अधिकारिणी है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो बिना शादी के भी यज्ञों में बैठने की परंपरा होती, तो वो परंपरा नहीं है। और ये वेद विज्ञान मतलब जितना भारतीय समाज में स्त्रियां भी आध्यात्मिकता और वेद विज्ञान में पुरुषों के समान थी। वेदों की अजस्र परंपरा में ऋषिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब इसी नंबर पे हम देखते हैं कि इसी बृहद देवता नामक ग्रंथ के मतलब दूसरे अध्याय में और श्लोक संख्या जो है आपकी 82, 83, 84 तथा उसी ग्रंथ की आशानुक्रमणिका में जो वैदिक ऋषिकाओं का नाम आया है कि गोधा, घोषा, विश्वारा, अपालोपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, जुहुर्नामागस्त्यस्य, स्वसादिति, इंद्राणी, चंद्रमाता च, शर्मा, रोमशी, रोमशो, वशी, लोपा, मुद्रा च, नद्य, शयमी, नारी च, सरस्वती, श्री, लक्षा, सारप्रात्नी, वाक्, श्रद्धा, मेधा च, दक्षिणा, रात्रि, सूर्या च, सावित्री, ब्रह्मवादिनी ईरिता। ये ब्रह्मवादिनी थी। अब ब्रह्मवादिनी शब्द को भी कहा गया, तो ब्रह्मवादी इस शब्द को भी देखा गया मेरे द्वारा कि ब्रह्मवादी अर्थात क्या? ब्रह्मवादी यानी कि वेद का पारायण करने वाला भी व्यक्ति हो सकता है, और ब्रह्मवादी यानी कि वेदांती भी हो सकता है। वेदांती कैसे होता है? हो सकता है कि सर्वम कल्विदम ब्रह्म, इस तात्पर्यार्थ को देखने वाला कि सर्वम कल्विदम ब्रह्म, तो केवल न केवल ऋषियों ने अपितु ऋषिकाओं ने भी सर्वम कल्विदम ब्रह्म इस धारणा को सिद्ध किया। क्योंकि ब्रह्मवादिनी ममता का आता है, ब्रह्मवादिनी गाती। ये 2 मिनट और मैं लूंगा। मुझे पता नहीं था, मुझे श्वेता मैम ने 15 मिनट का बोला था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले 4-5 दिनों से ऐसा बना रहा हूँ विषय। तो छोटा नहीं वो तो विषय ठीक, मैं बना एक मिनट में आप शोध सार थोड़ा सा उस पर प्रस्तुत कर देंगे। हाँ, मैं एक से 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि सबने ऋषियों जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी उनको कहा। पर मेरा प्रश्न यहाँ है कि हम कहना तो चाहते हैं कि स्त्रियों का सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है, परंतु गुलाबचंद कोठारी जी हैं, राजस्थान पत्रिका के संपादक रहे। उनका एक ग्रंथ रहा अहमेव राधा अहमेव कृष्णा, यानी कि मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। ताराशंकर जी ने उसका संस्कृत अनुवाद किया। उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया कि भारत में जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? क्यों? क्योंकि मदालसा में जब मदालसा हम देखते हैं कि मदालसा जब अपने पुत्रों को शिक्षा देती है कि कहती है, झूले में जब शिक्षा दे रही दूध पिलाते हुए बच्चों को, क्या कह रही है मदालसा कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनों से संसार माया परिवर्जित होसी। तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों के ह्रास, नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हुआ है उसमें कहीं ना कहीं माता जो प्रथम गुरु कही जाती थी उनका ह्रास हुआ है, उनकी नैतिक शिक्षा का ह्रास हुआ है। क्योंकि माता ने अपने स्वकर्तव्य का त्याग कर दिया इसके कारण। क्योंकि आज सर ने एक अच्छी बात कही थी, प्रेम सिंह सर ने, कि हमें ये संगोष्ठी करनी पड़ रही, इसकी क्या आवश्यकता है? बखान तो मान मतलब इतना भरा हुआ है कि हम एक 100 थीसिस लिख दे तब भी स्त्रियों के बखान को कम कहा जा सकता है। और भगवती सती अनसुईया जिन्होंने सीता जी को पातिव्रत धर्म का उदाहरण दिया, और जो पिंगला वैश्या अवधूत दत्त को जिन्होंने ज्ञान दिया 24वें गुरु के रूप में आज जो आई हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं निष्कर्ष के रूप में अब 1 मिनट लेकर के मैं अपनी बात को कहूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम तमाम शोध पत्र लिख दें या तमाम कुछ भी लिख दें, परंतु इसका कारण कहीं ये है कि स्त्रियों पे अत्याचार हुआ ही यह सत्य है, परंतु उस अत्याचार को सहना भी उतना ही वो इन्होंने जघन्य अपराध स्त्री तत्व या स्त्री जाति के द्वारा हुआ है। क्योंकि पूर्व काल में तो जहाँ मदालसा क्षत्रिय कन्या थी जो वेदांत का उपदेश दे रही हैं, भगवती अनसुईया जो सीता जी को माता भगवती सीता मानती, उन परा को अपना उपदेश दे रही हैं। और पूर्व काल में ब्रह्मवादिनी ममता, ब्रह्मवादिनी विश्ववारा, अपाला, घोषा और गार्गी, जो गार्गी इतनी ब्रह्मवादिनी विदुषी रही कि जहाँ याज्ञवल्क्य को भी मौन हो जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा का ह्रास होना। और मैं अपना एक मैंने निष्कर्ष में लास्ट में एक लाइन बस मैं बोलूंगा। नेक्स्ट वाला शुरू हो जाएगा क्योंकि वो सेशन सबके लिए जरूरी है, तो इसका टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। मैं जी मैं 1 मिनट में अपनी बात को कहूंगा कि
आज के समय में वैदिक ऋषिकाओं के रहस्य को उजागर करना तथा विलुप्त हुए वैदिक रीति पद्धति की पुनः भारतीय जनमानस में स्थापना करना तथा वैदिक वैदिक नीति रीति गत सिद्धांतों की शिक्षा नारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नारी तो नारायणी और नारी तो नारायण। नमो नमः। प्रणाम सर, मैं ओम प्रकाश पांडे। एक सेकंड मेरा रह गया जी, ओम प्रकाश जी, अब जिसका रहेगा तो एक बार नियम से पहले एक बार सब हो जाए, फिर आपको मैं टाइम दूंगा। जी सर। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अजय दादी जी ने बहुत जो शास्त्र है, शास्त्रगत जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से कहा, क्योंकि वर्तमान में वास्तविकता ये है, क्योंकि नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, उसमें पुरुष के साथ साथ महिला स्वयं भी जिम्मेदार है। यदि वो अब अपाला, घोषा, गार्गी, उनका जब हम उदाहरण देते हैं तो वो विदुषियां थी, उनके पास में उन ऋषिकाओं का बहुत सारा ज्ञान उनका था, उन्होंने लिखा भी था। और वही की वही यदि आज की महिलाओं के द्वारा भी उसी प्रकार का स्थान प्राप्त करने के लिए यदि प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से उनको आज भी सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसके बाद जो है अरुण ममगाई जी हैं, अगर हैं तो वो अरुण ममगाई जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट है अतुल मेखुरी जी, आपका विषय है लैंगिक असमानता और महिलाओं के अधिकार। एक अरुण जी बैठे, अरुण जी हैं, अरुण जी हैं। अतुल मेखुरी जी। सर अरुण जी भी हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं अरुण। अच्छा, अरुण ममगाई जी हैं? हाँ, अनम्यूट करके शुरू करिए आप। अरुण ममगाई जी अनम्यूट करके हाँ शुरू करिए। सर प्रणाम। हाँ सर, मेरा नाम अरुण ममगाई है। मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरण विभाग से ये छात्र हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ये महिलाओं का योगदान। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महिलाओं के योगदान का उल्लेख किए बिना अधूरा होगा। भारत की महिलाओं द्वारा किए गए बलिदान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और महिलाओं के त्याग और निस्वार्थ और वीरता की गाथाओं से परिपूर्ण है। हम बहुत नहीं जानते हैं, परंतु जिन्होंने अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और लड़ाई लड़ी, उन्होंने सच्ची भावना और अदम्य साहस के साथ यह लड़ाई की और भारतीय महिलाओं ने विभिन्न प्रतिबंधों को तोड़ दिया और अपनी परंपरागत घर और उन्मुख भूमिकाओं और ये जिम्मेदारों के बाहर आज ये निकल गई। और इसलिए स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय जागरण में ये महिलाओं की भागीदारी अविश्वसनीय है और प्रशंसनीय है। हालांकि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए योद्धा के रूप में लड़ना आसान नहीं था और भले ही ये महिलाओं ने ऐसे रूढ़िवादी लोगों की धारणा को जो है बदलने की कोशिश की, जो सोचते हैं कि ये महिलाओं को केवल ये घरेलू काम करने के बिना और कुछ ये कुछ नहीं आता। सर थोड़ा दिक्कत है मेरी, आवाज लगती है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। अरुण जी बहुत जो है जीनियस विद्यार्थी रहे हैं और हमारे यहाँ से पीएचडी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। इनका स्वर इतना अच्छा है कि स्वर में इतनी अच्छे से अभिव्यक्ति हो जाती है इनके कि सुन करके आश्चर्य होता है। तो और इसे बोलने में थोड़ी सी है दिक्कत, लेकिन बच्चा बहुत ही जीनियस और बहुत ही परिश्रमी है। मैं बधाई देती हूँ बहुत बहुत अरुण जी आपको।
थैंक यू मैम। ठीक है, आपने महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान रहा है उसमें आपने अपना शोध पत्र तैयार किया है। आपका शोध पत्र में यानी महिलाओं के जो योगदान को जिसको यहाँ रखना चाहिए हमें, बहुत सारी वीरांगना हुई हैं और उन्होंने अपने घर के काम को छोड़ करके ग्रस्त जो है कार्य है उसको छोड़ करके उन्होंने भी अदम्य साहस और वीरता के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षमा चाहता हूँ, हमारे बीच में हम असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बिंदुमती द्विवेदी जी भी हमारे बीच में, आपका भी स्वागत है। तो परिचय कराना रह गया, मैं बाद में ग्रुप में जुड़ी थी तो मेरा ध्यान नहीं गया। धन्यवाद धन्यवाद बच्चा। और इसमें आपका बंगवाल जी को भी इसी ग्रुप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको भी अपना पेपर यहीं प्रेजेंट करना है। ठीक है, मैं हमें समय के हिसाब से देख रहा हूँ जैसा अगर मुझे, क्योंकि वहाँ मेरा पेपर था 1A में, तो जी मैं जी यहीं पे प्रेजेंट। नहीं, इसी में उसको हाँ जी। सेट कर दिया गया है, आपको इसी में ठीक है। प्रेजेंट करना है। ठीक है, ठीक है, ओके थैंक। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे प्रतिभागी हैं अतुल मेखोरी जी, आपका विषय है लैंगिक असमानता और महिलाओं के अधिकार एक विश्लेषण। कृपया प्रस्तुत करेंगे 5 मिनट में। अतुल जी अनम्यूट कर दीजिए आप अपने माइक को, आपका माइक अभी म्यूट है। ठीक है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय सात्वते। सभी विद्वजनों को मेरा सादर नमन। मेरा नाम अतुल मैखुरी है। मैं वर्तमान समय में श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में योग शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक है लैंगिक असमानता और महिलाओं के अधिकार एक विश्लेषण। भूमिका इस प्रकार से, लैंगिक असमानता विश्व स्तर पर एक प्रमुख सामाजिक समस्या है जो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करती है। यह असमानता महिलाओं के अधिकार के हनन का कारण भी बनती है और इन्हें समान अवसरों से वंचित रखती है। यद्यपि 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर असमानता, शिक्षा में भेदभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी जैसी समस्याएं बनी हुई है। इस शोध पत्र का मेरा उद्देश्य यह है कि लैंगिक असमानता के विभिन्न पहलुओं का एक विश्लेषण करना है जो महिलाओं के अधिकारों के संवैधानिक, सामाजिक तथा कानूनी पहलुओं पर चर्चा करना है। लैंगिक असमानता का एक ऐसी समस्या है जो महिलाओं के प्रति भेदभाव और असमानता को दर्शाती है। यह समस्या न केवल महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करती है बल्कि समाज के विकास और प्रगति को भी प्रभावित करती है। इस अध्ययन में हम लैंगिक असमानता और महिलाओं के अधिकार के मुद्दों को समझने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम लैंगिक असमानता का परिचय। लैंगिक असमानता दुनिया भर में एक गहरी समस्या, सामाजिक समस्या है जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित रखती है और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में बाधा डालती है। यह समानता केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव जो अवसरों, संसाधनों और अधिकारों की समानता के साथ असमानता के रूप में भी प्रकट करता है। यह समानता के मुख्य रूप से मैं कुछ बिंदु बताना चाह रहा हूँ। सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं। कई समाजों में पितृसात्मक व्यवस्था हावी होती है जिसे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था हावी है जिसमें महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कम अधिकार मिलते हैं। शिक्षा की जागरूकता की कमी। कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा का कम ध्यान दिया जाता है जिससे वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। आर्थिक निर्भरता। महिलाओं को रोजगार के समान अवसर नहीं मिलने के कारण वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। कानूनी कमजोरियां। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के कई कानून बताए गए हैं लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। महिलाओं के अधिकार एवं उनके महत्व।
महिलाओं के अधिकार का आशय के मूलभूत स्वतंत्रताओं के विशेषाधिकारी से हुआ है, जो महिलाओं को एक स्वतंत्र और समान नागरिक के रूप में जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। यह उनके अधिकारों के महत्व कुछ निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जा सकता है, जैसे समानता का अधिकार, महिलाओं के समान अवसर की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार, यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा में सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। राजनीति की अधिकार, महिलाओं को समान राजनीति प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आर्थिक अधिकार, महिलाओं को स्वतंत्र के रूप में रोजगार के अवसर मिले, उन्हें वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। भारत में लैंगिक असमानता के जो प्रमुख कुछ कारण है। शिक्षा में असमानता, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को अभी भी समान अवसर नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में लड़कियों की साक्षरता 2 दर की तुलना में लड़कों से काफी न्यूनतम है। लड़कियों को अक्सर घरेलू कामों में लगा दिया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है। रोजगार में असमानता, भारत में महिलाओं के कार्यबद्ध भागीदारी पुरुषों की तुलना बहुत कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2000 जी में आवाज आ पा रही है? आवाज तो बिल्कुल स्पष्ट आपकी अतुल जी, समय थोड़ा हो गया है तो आवाज स्पष्ट है आपकी, अभी तक पूरी स्पष्ट आवाज आ रही थी आपकी। ठीक है सर, 2 मिनट 1 मिनट में आप ठीक है सर, ठीक। रोजगार में असमानता, भारत में महिलाओं के कार्यबल की भागीदारी पुरुषों की तुलना बहुत कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत में केवल 25% महिलाएं कार्यबल में शामिल है। घरेलू हिंसा में अपराध, राजनीति असमानता, महिलाओं के अधिकारों सुरक्षाओं के लिए कानून की नीतियां है। समान अधिकार नियम, पुरुषों की वेतन की व्यवस्था है। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं का आरक्षण विधेयक। मैं थोड़ा सा इसका जो निष्कर्ष है सर, लैंगिक असमानता केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की प्रगति में बाधा है। जब तक महिलाओं को समान अवसर, अधिकार और स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक कोई भी देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। हालांकि सरकार कई कानून और योजनाएं बनाई है, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसके अलावा समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन आवश्यक है। इस प्रकार से इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा, कानून, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिकरण, भागीदारी, तकनीकी नवाचारों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। जब महिलाओं का समान अवसर है, अधिकार प्राप्त होगा, ठीक, तो समाज में समृद्धि प्रगति बनी रहेगी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद अतुल मैखुरी जी, आपने लैंगिक असमानता और महिलाओं के अधिकार एक विश्लेषण, लगभग ये आपका जो शोध पत्र है उसमें समाज में जो लैंगिक असमानता है, विषमता हम देख रहे हैं, वो केवल एक क्षेत्र में नहीं है, सभी क्षेत्रों में हम देख पा रहे हैं। शिक्षा में देख रहे हैं, शिक्षा में भेदभाव है, असमानता जो है समाज में है, जो उसके अधिकार हैं उनमें असमानता है। पितृत्वात्मक समाज आज भी है, बीच में हम मात्र सत्तात्मक समाज को देखते हैं वह उत्तराधिक काल में, लेकिन अभी वर्तमान में चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो महिला प्रधान हो, चाहे वो महिला कोई अधिकारी हो, लेकिन फिर भी